नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। हालांकि मैं रिवीजन की वीडियो एक और बनाना चाह रहा था, सोच रहा था कि मैं पार्ट 2 भी निकाल दूं। हालांकि वो तो आएगी, लेकिन ये बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि लास्ट 7 डेज़ में बहुत तेज़ी से एंजाइटी हो रही है और उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग चीज़ों को फिर से रिवाइज़ करें या जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे फेस किया जाए। देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने के लिए लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी बताएंगे कि लास्ट के 7 डेज़ में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ सिंपल सी एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसमें हमेशा इस बात का याद रखिएगा कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, आगे पीछे करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है कि क्या गलतियां नहीं करें, क्या गलती स्टार्ट कर दी है तो अगर नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात करेंगे वो ये है कि लास्ट के 7 डेज़ में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात। पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये हो जाएगी कि आप किसी भी तरीके की जो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, उससे पहले दूर रहिएगा। ठीक है, उससे दूर रहना है आपको अभी, क्योंकि रीज़न ये है कि वहाँ पे फिर कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, उन लोगों की प्रिपरेशन होगी। हो सकता है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए, बट दूसरी कोई टॉपिक आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो आपको ये आएगा डाउट, कि सेल्फ डाउट ही आने लगेगा कि ये क्या हो गया, मैंने तो प्रिपरेशन सारी करी थी, ये मैं क्वेश्चन क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ। अब इस बात को समझ लो बहुत ध्यान से। ठीक है, MSQ पढ़ो, चाहे MCQ पढ़ो, चाहे नेट पढ़ो, तुम्हारा कोई ना कोई एक ऐसा पोर्शन होगा जिसको तुम एकदम अच्छे से नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा नहीं बैठा है जो पूरा कर लेगा। ठीक है, क्योंकि अगर पूरा कर रहा होता तो मार्क्स तो इसमें 100 भी आए होते, लेकिन 100 मार्क्स तो आए नहीं आज तक कभी भी। ठीक है, तो आप हो सकता है नेट में कुछ लोग अच्छे हों तो ज़रूर उनका MCQ या MSQ का अप्रोच गड़बड़ होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही अप्रोच उन लोगों का सही होगा, उन लोगों को पूरी बातें समझ में आ रही होंगी। समझ में आई बात। तो सबसे पहली बात, टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन किए हुए या कोई भी किसी का भी ग्रुप ज्वाइन किए हो तो उसमें ज़्यादा डिस्कशन मत करो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी भी ऐप को लिए हुए हो या किसी भी कोचिंग वगैरह में इनरोल्ड हो तो मॉक टेस्ट जितना देना था अब दे लिए। ठीक है, मॉक टेस्ट अब मत देना, क्योंकि हो सकता है कि अब आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं जो वाकई में ना हो पाए। अब आप जैम का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपसे थोड़ा सा CSIR लेवल का सवाल पूछ दिया जाए, तो इसको मैं भी आपको बताया हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से बचता हूँ, बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करता हूँ कि आपको CSIR लेवल तक जा कर के चीज़ें ना पढ़ाना पड़े। बात समझ में आई। तो हम लोगों को ये बात समझनी होगी कि इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, उतना ही पढ़िए जितनी की ज़रूरत है। ठीक है, अभी हम लोग अब इस चीज़ को पढ़ने बैठ जाएं कि भाई जैसे सपोज़ करिए आपको डिटेलिंग में पढ़नी है एंजाइम की काइनेटिक्स, तो आप एंजाइम की काइनेटिक्स में जब आप पूरी चीज़ों को जब आप समझ लेते हो तो कुछ हो सकता है कि ऐसी चीज़ें आएँ जिसको आप न सॉल्व कर पाओ। ठीक है, जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसके लिए प्योर केमिस्ट्री का आपको सहारा चाहिए होता है। ठीक है, उसमें जो ऑर्डर की जो काइनेटिक्स का जो ऑर्डर फॉलो होने लगता है, कभी कभी उस पर बहुत डीपली जा करके कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं CSIR वगैरह में, DBT वगैरह में, तो वैसे क्वेश्चंस मत प्रैक्टिस करने लग जाइए। मैंने पहले ही बोला है, नेट या तो लग जाएगा या तो एकदम ही नहीं लगेगा, वहाँ पे किसी भी तरीके का अप्रोच काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा है कि मुझसे सवाल नहीं लग रहा है। अब लास्ट के 7 डेज़ में कुछ भी नया चीज़ मत पढ़ो। नया चीज़ पढ़ने का मतलब, जैसे मैं इसीलिए बार बार चिल्लाता हूँ कि नोट्स बनाया करो। अगर नोट्स बनाए हो तो उसी को बार बार रिवाइज़ करो। और अगर तुमने किसी भी तरीके से सपोज़ करो कि आप सपोज़ करिए किसी भी तरीके से आप कुछ भी पढ़ना, सपोज़ करिए आपने सेल बायोलॉजी में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाई। ठीक है, सेल बायोलॉजी में सपोज़ करिए कि आप थोड़ा बहुत प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रोटीन की टारगेटिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप अचानक से प्रोटीन फोल्डिंग में आ गए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। फोल्डिंग की टॉपिक तो बायोकेमिस्ट्री में भी है। अब बायोकेमिस्ट्री में किस हद तक प्रोटीन फोल्डिंग को समझाया गया है ये तो आप भी जानते हैं, और जो टीचर पढ़ा रहा होगा आपको वो भी जानता है। तो आप हो सकता है प्रोटीन की जो फोल्डिंग की काइनेटिक्स है उसको ना समझ पाएँ। ठीक है, मगर आप प्रोटीन की टारगेटिंग को अच्छे से समझ लें, तो टारगेटिंग वाले पोर्शन रखो, कम से कम कुछ तो तैयार है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जितने की ज़रूरत है। और प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ भी केमिस्ट्री मत पढ़ो। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर बोर हो जा रहे हो थोड़ा बहुत रिएक्शन ऊपर से देख लो, फिजिक्स वगैरह देख लो, मगर अपना डोमेन जो मेन चीज़ है अगर वही गड़बड़ हो जाएगी तो फिर किस बात की प्रिपरेशन भाई। यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि अगर आपका मेन डोमेन गड़बड़ हो जाएगा बायोलॉजी, तो फिर आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कम से कम 65 to 70% तो यहीं से आने हैं, बाकी आप 30% में डिवाइड कर लो जितने बनेंगे उनके।
ठीक है। तो और मार्क्स कितने चाहिए रहते हैं, हार्डली किसी ने पूछा था कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, तो आप सुन लीजिए। अगर आप, हालांकि जनरल कैटेगरी को ही लेकर चलना चाहिए, 45 to 55%, यानी कि 45 से लेकर के 55 मार्क्स तक इतने चाहिए होते हैं। तो आप बायोलॉजी एक मेजर पोर्शन उसको छोड़ नहीं सकते हैं, और लास्ट मोमेंट पे अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लगे हाथ इसी के साथ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि आपने जो है बायो कैम पे और जो आपका इवोल्यूशन है और इकोलॉजी है उस पर आपने कुछ नहीं बताया। देखिए, मैंने रफली सबका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था। अब आप सबके बारे में किससे क्या कितना वेटेज के साथ आता है, इसको अगर आप यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बता पाना कि किससे कितने क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। क्योंकि IITs हर बार अनसर्टेन, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, कहीं से कुछ भी बना सकते हैं पेपर में, ठीक है। पहले जैम के पेपर्स उतने डेंजरस नहीं हुआ करते थे, अब समय के साथ देखिए तो डेंजरस हो गए। वो डेंजरस क्यों होते जा रहे हैं? डेंजरस इन द सेंस टफ, मैं टफ को डेंजरस बोलता हूँ ताकि थोड़ा सा बच्चे डरें और पढ़ें इस चीज़ को लेकर के सीरियस लें, ठीक है। मैं इस चीज़ को बस आप लोगों को हाईलाइट करके बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी 2005 का पेपर देखेंगे, 2005 का देख लीजिए, 2008 तक का देख लीजिए, 2005 से, अरे मैं कहता हूँ अभी रिसेंट 2016 तक का पेपर देखिए, बहुत कुछ खास नहीं आता था। अचानक से पेपर टफ होते गया है, और गौर करिएगा जितना टफ होते गया है मार्क्स भी उतने अच्छे आते गए हैं। ऐसा नहीं है कि मार्क्स आप देखिएगा लाने वाला इस बार भी 70 to 75 टच कर जाएगा, क्योंकि उसने दिन रात सिर्फ और सिर्फ IIT जैम की ही पढ़ाई करी है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अपने एकेडमिक पे फोकस नहीं रहा होगा, अगर है भी तो सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। हम लोगों को तो और भी चीज़ें मैनेज करनी थी ना भाई। मैं तो एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ, एवरेज स्टूडेंट जो भी है उसको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, ठीक है। इसलिए तो वो एवरेज है, सबका लेकर के सम समझ रहे होंगे आप लोग बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। बायोकेम में आप समझ लीजिए, देखिए एंजाइम काइनेटिक्स आप नहीं छोड़ सकते हैं। उसके अलावा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी पढ़ना अमीनो एसिड्स। कुछ भी पढ़िए, अमीनो एसिड बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, अमीनो एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट पे भी क्वेश्चन बन सकता है। यही नहीं, अमीनो एसिड इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन तो जाएगा ही, आपका फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में भी ये बहुत अच्छा काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल पड़ेगा, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा कि बायोकेम में ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री का। आपका चाहे ग्लाइकोलिसिस हो गया, उसमें आप एक जो कर्व आता है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का, वो देख लीजिएगा जब राइट और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है तो, ठीक है। हालांकि रिवीजन में सब नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, एक और पार्ट रिलीज़ करूंगा मैं रिवीजन का, सब नहीं पढ़ाया जा सकता है। मैं भी आपका फोकस इंटेंशन एकदम क्लियर रखना चाहता हूँ। मैं भी रिवाइज करा करके कोई नई टॉपिक को नहीं ले आना चाहता हूँ। अगर ले आ दिया तो फिर आप परेशान हो गए, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो छूट गया था। लिस्टिंग वगैरह पहले भी कह चुका हूँ, लिस्टिंग्स को देखते रहना। लिस्टिंग्स मतलब जो आप बनाए हो लिस्ट, वायरसेस की क्या किससे अफेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद बैक्टीरिया की, फिर एडिबल वैक्सीन हो गए, फिर वैक्सीन्स जितने डिज़ाइन हुए हैं, फिर जितने ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं तो रट्टा मारने वाला है, इसमें बच नहीं सकते हम लोग। फिर स्टरलाइजेशन की टेक्निक पूरा उसका लिस्ट बना करके रखना होगा। फिर आप जो थोड़ा सा एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन पढ़े होते हो, राइट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप देखिए एम्फीबिया से बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ दिया है, उनके स्पेसिफिक क्लासेस से सवाल बहुत अच्छा पूछ दिया है, ठीक है। प्रोटोजोआ और प्रोटोजोअल ऑर्गेनिजम्स ये बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको बहुत ज़रूरी है मोल बायो में जो आप एंटीबायोटिक्स वगैरह पढ़ते हो कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। खैर छोड़िए, वो सब बातें करके मैं आपको वो नहीं करना चाहता हूँ। बायोकेमिस्ट्री में ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब फिर कमेंट मत करिएगा कि ये भी ज़रूरी है क्या, ये भी ज़रूरी है क्या। देखिए, एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, IIT बहुत ही अनसर्टेन है, कुछ भी कहीं से भी उठा देगा। तो आप ये नहीं कह सकते हो ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक ओवरव्यू ले लो कि भाई सब तो हो गया, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब अमीनो एसिड, कोई बेवकूफ़ी होगा जो अमीनो एसिड छोड़ देगा। अब अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म छोड़ के जा रहे हो, अमीनो एसिड की प्रोडक्टिविटी, कैसे प्रोडक्शन होता है, ये छोड़ करके जा रहे हो। 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, उनका नाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 20 अमीनो एसिड्स के नाम। और ट्रांसलेशन में भी प्रोटीन्स अमीनो एसिड का इस्तेमाल पड़ जाता है, ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों, इवोल्यूशन में डार्विन की थ्योरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, शायद मैंने इसको रिवीजन वाले वीडियो में इंक्लूड किया है, आप लोग देख लीजिएगा, कल या परसों में मैं अपलोड कर दूंगा। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनता है। नेट की जब एक वीडियो में डालूंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
नेट के कुछ 4-5 क्वेश्चंस की मैंने वैरायटी ली है, उस वैरायटी में मैंने 2-3 बातें समझाई हैं कि क्या कैसे अप्रोच रखनी है। आप कितना भी नेट लगा लीजिए, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस रखें हैं, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते कि आप वहाँ जाके लगा ही लेंगे। क्योंकि आप देखिए, आप पेपर 2022 को देखिए, एकदम नादान बन के देखिए, ऐसा कि जैसे आपने कभी पेपर नहीं देखा है। आप 2022 के पेपर को देखिए, फिर 23 को देखिए, फिर आप जाइए 2015 में, 16 में, 17 में, आप देखिए पैटर्न बनाते जा रहे हैं। और जो आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो क्वेश्चन आता है ना, वो एक बात आप ध्यान में रखिए, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो कोशिश किया जाता है कि बायो पोर्शन से ज़्यादा रहे, ठीक है। डाला जाता है, मैथमेटिक्स भी डाला जाती है, केमिस्ट्री से भी न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, उसमें भी होता है। लेकिन बायोलॉजी का ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल डालें। अब कहाँ से डाल देंगे, जैसे मेथड्स वाला चैप्टर पढ़े हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन से डाल देंगे। फिर उसके बाद ये लोग डीएनए पे बड़ा क्वेश्चन देते हैं कि इतना ट्विस्ट हो जा रहा है, तो इसका जो है लिंकिंग नंबर निकालो। फिर उसके बाद अगर न्यूक्लियोटाइड में इतने बॉन्ड गायब हो जा रहे हैं, तो उसके बाद कितनी एटीपी बच रही है। तो यही ले दे करके 4-5 ही वैरायटी है, लेकिन उसमें भी घुमा दे रहा है, सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। और सबसे पहली बात, क्वेश्चंस के जो बड़े बड़े जो लाइन लिखे रहते हैं ना न्यूमेरिकल्स के, उसको देख के डरना नहीं है। बात बहुत छोटी सी होती है, उसी छोटे से ट्रिक को पकड़ लोगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इकोलॉजी के अंदर आप देखिए, मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हैं, ठीक है, इन सब के नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा इकोलॉजी में। बाकी तो आप बहुत ही सारी चीज़ें इकोलॉजी में पढ़ने के लिए, तो इकोलॉजी में आप क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम स्पेसिफिकली उठा करके पूछ देते हैं, ठीक, समझ में आई बात। उसके बाद दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बहुत दिन से शेयर करना चाह रहा था। आप अगर पेपर देखे होंगे तो ये लोग क्या करते हैं ना कि जो कोई भी रिसेंट खोज हुई है, कोई रिसर्च हुआ है, तो ये रिसेंट टेक्नोलॉजी हो गई आपकी या रिसेंट रिसर्च हो गया आपका, ठीक है, इस पे ये लोग बड़ा सवाल करते हैं। और कोई आउटब्रेक हुआ है किसी भी तरीके का, आप लोग जानते ही हैं 2020 में 21 में बहुत ही ख़तरनाक तरीके का कोविड हुआ था, तो उससे रिलेटेड तो अब भी सवाल बन रहा है। तो उससे रिलेटेड वैक्सीन पे सवाल बन रहा है, लेटेस्ट रिसर्च पे सवाल बन रहा है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को अगर याद हो तो ब्लैक फंगस ये जब आया था तो इस पर भी इन्होंने सवाल पूछा था, ठीक है। तो आप इतना ही नहीं, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, 2009 में जब आप गौर किए होंगे स्वाइन फ्लू जब आउटब्रेक हुआ था, तो आप स्वाइन फ्लू तो आप लोग देखे होंगे, तो 2009 में भी इससे सवाल आया था। तो ये लोग हमेशा 1-2 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर डालते हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा इस क्वेश्चन को। 2009 का पेपर और 2020-21 का जब आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन ज़रूर होगा जो आउटब्रेक के या कोई भी ऐसी बीमारी जो रिलीज़ हुई है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, तो वो लोग ज़रूर डालते हैं। जैसे इस वक्त आप निपाह के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, निपाह वायरस, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो इस समय के नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है मैच द कॉलम में ये चीज़ दे दें, ठीक है, तो इसको भी ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। तो लास्ट मोमेंट पे सिनेरियो को हेक्टिक नहीं बनाते हुए मैं बस आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप लोग सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करिए जितने की ज़रूरत है, ना कि आप कहीं से सुन लिए कोई बात या कोई डिस्कस कर रहा है फिर परेशान हो गए, हेजिटेट करने लगे कि क्या मेरा तो प्रिपरेशन ही नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं, अगर ये चीज़ लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि अब गैट बी का भी एग्ज़ाम आ रहा है, उसके भी थ्रू आप IITs में जा सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। फिर CUET PG के भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। आप एक्सपेक्टेशंस को कम रखिए, ठीक है, किसी भी चीज़ से। प्रकृति ने आपके लिए क्या निर्धारित कर रखा है आप इसको बिल्कुल भी नहीं जानते हो। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे लास्ट में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नई एक्सपेक्टेशन रखोगे, अचानक से ऐसी जगह चले जाओगे, ऐसी बेहतरीन चीज़ मिल जाएगी तुमको जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं करी थी। बात समझ में आई? क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट पे बहुत लोगों को देखता हूँ परेशान होते हुए। की पॉइंट्स जो 3 मेजर हैं वो याद रखिए। सबसे पहला, आपको एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज़ करना है। दूसरा, नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है। तीसरी चीज़, स्ट्रिक्टली बोलूँगा, किसी भी तरीके के टेलीग्राम ग्रुप ज़्यादा डिस्कशन पे फोकस मत रहिएगा। और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि मैं एक और बस रिवीजन पार्ट निकालूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम बहुत होगी। क्योंकि मैं पहली वीडियो में देख लिया बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, अब 7 दिन में कितना कुछ पढ़ोगे नया नया, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।